वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि अमेरिका ने अगरचे चीन पर ये इल्ज़ाम आयद किया है कि वो ईरान को असलहा फराहम कर रहा है, चीन ने इनकार कर दिया है। लेकिन जो रूस की इन्वॉल्वमेंट है इस सारे किस्से के अंदर, चीन की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हमारे कल प्रोग्राम के अंदर शहजाद फारूकी साहब हमारे दोस्त हैं, वो ये कह रहे थे कि अगर ईरान रूस की प्रॉक्सी बने, मतलब मिसाल के तौर पर रूस यूरोप से बदला लेना चाहता है या अमेरिका से बदला लेना चाहता है, वो ईरान को इनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, या चीन अपने मफादात के लिए अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ईरान को शह देता है, ईरान को ये सोचना होगा कि वो क्या किसी की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है या वो एक्चुअली जो भी उसकी अपनी आइडियोलॉजी है उसको डिफेंड कर रहा है। ये सारा एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है। डॉक्टर शादिया, आप कैसे देखती हैं इस मामले को? चूंकि आप स्ट्रेट अवे ये कहती हैं कि चीन का, तो चूंकि चीन सामने आकर नहीं बात करता, तो चीन अगर पीछे रहता है, बैकग्राउंड में रहता है, रूस जो है वो अगर सपोर्ट करता है, तो ईरान किस हद तक हैंडल कर पाएगा इस सारे मामले को आने वाले दिनों के अंदर, ख़ास तौर पर जब ये जिस तरह के हमले हौसी बागी शामिल हो रहे हैं, जंग जो वो फैलती नज़र आ रही है, अरब ममालिक जो हैं वो बर्दाश्त उनकी ख़त्म हो गई, उनके पास बाहर तौर असलहा और गोला बारूद तो उनके पास भी मौजूद है, पाकिस्तान के कहने पर वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन फिर कितनी देर तक बर्दाश्त करेंगे? इस सारे स्नारियो को, ये किस तरह का स्नारियो डेवलप होगा? देखिए, एक तो वही इस पूरी सिनेरियो को देखने का एक टनल विजन है, जिसमें आप ऑफ कोर्स ये कह सकते हैं कि ईरान ये कर रहा है और अगला कंट्री ये कर रहा है, एक को ये करना चाहिए, दूसरे को वो, तो टनल से आप उस ट्रेजेक्टरी से देखते रहें। लेकिन अगर तो मैं कभी इस विजन से नहीं देखती कि ईरान और अमेरिका की जंग है, तो मेरा इसके डॉट कनेक्ट करने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। तो जब आप एरियल ट्रेजेक्टरी से देखते हैं, तो फिर ये ग्लोबल साउथ के अंदर जो है एक मरहलावार एक सिलसिला चलता आ रहा है, और उस सिलसिले के अंदर ईरान जो है वो एक कड़ी है, और चाइना ही पीयर कंपेटिटर है। ईरान तो ताकतवर साबित हो गया, अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतनी देर तक ये टिक भी जाएंगे। उनके पास जो इंटेलिजेंस थी वो भी गलत थी, उनके सारे कयास आराइयां भी गलत थी। तो अगर हम अपने टनल विजन से निकल कर बाहर निकलें, जैसा कि बहुत से एनालिस्ट जो हैं वो आके इस तरह एक ही ट्रेजेक्टरी पे आकर जो है वो एक ही तरफ का बयान जो है वो देखना या सुनना शुरू कर देते हैं, और फिर समझते भी यही है कि शायद अगला बंदा भी उसी टनल के अंदर घुसा हुआ है। बात यह है कि ईरान के ऊपर जो हमला है वो एक वीकेंड वॉर थी, चाइना को कंटेन करने का अगला जो रास्ता है। और स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है वो एक ऐसा चोक पॉइंट है, जैसे अब इंडोनेशिया पे प्रेशर है कि आप मलाका स्ट्रेट को जी बंद जी। करिए। तो ये सारी चीजें घूम फिर के दो हाथियों की लड़ाई है, और इस दो हाथियों में ईरान से गुजारिश ये थी कि आपको ऑप्टिकली एक विक्ट्री भी मिल गई, आप सह भी गए, तो आपकी निगोसिएशन अमेरिका के साथ नहीं है। जब भी कोई ये पॉइंट देता है कि जी अमेरिका के साथ बैठकर क्या बात की जाए, तो मेरा जवाब ये है कि अमेरिका ने आज नहीं तो जब तक उनका ये मिशन कंप्लीट नहीं होगा, वो बार बार ईरान के जो हैं वो जो उनका मिशन है वो करने के लिए आते रहेंगे। तो अमेरिका के साथ उन्होंने निगोसिएशन के लिए किसी ने नहीं कहा था, वो एक एम्बिगुअस सा एमओयू उनको दे दिया था कि जी एक पॉज है, इस पॉज को लीजिए और हम कंसोलिडेट करते हैं। जब हम कंसोलिडेट करने की बात आती है, तो फिर ईरान को इस रीजन के अंदर इंटीग्रेट करना है और कुछ गिव एंड टेक की बात पे, कुछ पॉलिसी पे आना है। यूएई जैसा जो है वो हार्ड लाइन पे इनके खिलाफ अपोजिशन लिए हुए खुद जो है वो उड़ के इनके पास पहुंच गए, प्लेजेस भी कर गए। सऊदी अरेबिया ने कहा 6 बिलियन देते हैं। तो बात आप जब इसको ब्रॉडर उसमें देखेंगे, तो ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं है, और ना ही कोई ईरान से ये कह रहा है कि जी आप अमेरिका के साथ मेज पे बैठ जाइए। ग्लोबल साउथ के रहने वाले लोग जो हैं, हम तंग पड़े हुए हैं इनकी वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी से और इनकी ग्लोबलाइजेशन से। ये हमें पता है कि इनके साथ ना आगे चला जा सकता है, ना इनके साथ आगे जो है निभाया जा सकता है। रशिया 4 साल से एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो भुगत रहा है, क्या उसका नतीजा निकला है? अब उन लोगों ने ये कहना शुरू किया जी हमें ईरान की तरह रिएक्ट करना चाहिए था हमें। तो अब ईरान की तरह रिएक्ट करने का मतलब यह है कि ईरान के पास कितनी कैपेसिटी है और इस तरह से रिएक्ट करने की, और अमेरिका के पास कितनी कैपेसिटी है लिमिट के अंदर बम्बार्डमेंट करते रहने की। मेरा ख्याल है कि अमेरिका के पास भी, चाहे वो सुपर पावर ही हो, उन्होंने बहुत सा अपना असला जो है वो यूक्रेन की प्रॉक्सी में डिप्लीट कर लिया, और बहुत सा यहाँ पे। उनको बहुत उकसाने का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा इस बात के नारे लगा रहे हैं कि कोई स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर भी वेपन होता है, जो कि टेक्टिकल न्यूक्लियर होता है। अल्लाह जाने क्या होता है न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर होता है। ईरान अपना ज्यादा नुकसान ना करवाए। ईरान के खिलाफ जो नैरेटिव बनना शुरू हो गया है कि वो ट्रंप को असैसिनेट करना चाहता है, पासबाने
पासदारान इनकलाब दहशतगर्द हैं। तो ये वो पिटा हुआ स्क्रिप्ट है जो अब नौजिया फील होता है इसको सुनते हुए भी। ये बार बार ये हमने तारीख में कितनी दफा यही स्क्रिप्ट देखा, यही स्क्रिप्ट देखा कि फौज उनकी जो है वो दहशतगर्द है, लीडर उनका जो है उसके सर पे बाउंटी है, उसको हम खत्म कर देंगे तो अमन आ जाएगा, लोग जो हैं वो बस सड़कों पे निकल आएंगे। यही वांकर जो है पता नहीं हमने बार 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 ईरान को क्या जरूरत थी इसी एस्केलेशन के जो पूरे ट्रैप के अंदर घुस जाने की, बजाय इसके कि वो गल्फ के कंट्री जो खुद इस वक्त मजबूर हैं और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं उनको थोड़ी सी स्पेस दी जाती। लेकिन जहां ईरान ये कहता है कि उनकी जगह आज भी इस्तेमाल हो रही है मुझ पे हमले पे, तो बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन मुश्किल रास्ते के अंदर से ही रास्ता निकालना जो है वो काम है, वरना तो रास्ता बना हुआ उस पे तो कोई भी चल लेता है। तो यहाँ रास्ता मौजूद नहीं है। ये हालात ऐसे हैं कि रीजन में कोई ईरान को नहीं कह रहा कि आप सरेंडर करें या आप कमजोर बन जाएं या आप हमला ना करें। आपके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, डायरेक्ट अमेरिका पे कर दें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इजराइल पे करें, आप डिएगो गार्सिया की बात कर रहे थे। इसराइल पर लेकिन तो एक हमारा भी हमला कहना नहीं है हुआ अभी तक। देखिए हमारा मसला ये है कि हमारी अर्ज ये है कि आप इस रीजन में रहते हैं, इतनी आइसोलेशन आपने भुगती है, बोन क्रशिंग आपके ऊपर बैक ब्रेकिंग सैंक्शंस हैं, सर नहीं वो उठाने देती। मसला ये है कि एक पपेट रेजीम चाहिए और आपका सेंट्रल बैंक स्विफ्ट के अंडर चाहिए, और वैसा ही एक एंडोमेंट फंड चाहिए जो कि इराक में बन चुका हुआ है। रिसोर्सेज आप होंगे, ये वही न्यू वो 79 से पहले का जो अरेंजमेंट जिस तरह का था ईरान के साथ, तेल का भी और उसका भी, वही वापस पलट के आए। अब इसमें जितने ज्यादा ये ऐसे बयानात देंगे और ऐसे एक्शन करेंगे जो वेस्टर्न मीडिया का पेट भरेगा, तो अगर हम ये कहें कि जी मीडिया जो है वो जज्बाती है, तो मीडिया के जज्बात ने यहाँ पे बम्बार्डमेंट से जंगें करवा दी हुई हैं। मीडिया जो है वो जज्बाती है और मीडिया का ये काम है कि वो जज्बात के साथ खेले, और यही वेस्टर्न मीडिया करता है और यही करता आ रहा है। आज उन्होंने तमाशा लगाया हुआ है कि जी ट्रंप की जान को खतरा है, ट्रंप की जान को खतरा है। किससे खतरा है? मुश्तबा खामनाई से। क्यों खतरा है? उसने पब्लिकली कहा है मैं इंतकाम लूंगा। तो मुश्तबा खामनाई जैसे संजीदा इंसान को हम ज्यादा उनके मुश्तबा बारे में खामनाई नहीं के बारे में जानते, तो खुद लेकिन ट्रंप बहरहाल कहते हैं कि उनके पता नहीं बाप वो के जिंदा बेटे भी हैं। हैं कि नहीं जिंदा है। वो तो 90% मेरा ख्याल है कि वो जिंदा नहीं है, वो तो खुद कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था नौशाद साहब कि जो भी हैं उनके जिम्मेदारी की जगहों पे बैठे हुए जो भी लोग हैं वो जिम्मेदारी का सबूत दें। पूरा रीजन की सिंपैथी भी उनके साथ है, पूरे रीजन का डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट भी उनके साथ है। बाकी अगर चढ़ दौड़ेगा उनके ऊपर कोई, अब नेटो चढ़ दौड़ता है तो हम क्या उनका कर लेंगे, तो ये बात को उस नौबत तक जाने ही ना दें, इसको किसी तरह समेटें। अब आपका सवाल होगा जी आपने मशवरा तो बहुत अच्छा दे दिया, बताइए कैसे समेटें। अब कैसे समेटें का मेरे पास इलाज नहीं है, ना मेरे पास इसका जवाब है। मुझे सिर्फ ये पता चल रहा है कि बात एस्केलेशन की तरफ जा रही है, और उस एस्केलेशन में ईरान के अंदर निहत्ते लोगों का जो है वो खून होना है, नाहक खून होना है। और वो सिंपैथी जो ईरान ने हासिल की है इवन वेस्टर्न मीडिया के सामने भी, वो आहिस्ता आहिस्ता उससे पीस बाय पीस रिप अवे की जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। उस पे जंग जो है वो मुसल्लत की गई है। तो जैसे ठीक है। वेस्ट ने कहा कि जो भी उसने जवाबी तौर पे किया, जैसे हमने कहा कि वो जवाबी हमला और कहाँ करें, तो ईरान को अब ये सोचना है कि अब ये जवाबी हमले अगर मैंने एक ही निशानी पे करते जाने हैं तो फिर अब आगे क्या करना है। तो इन चीजों को अगर आप, अब फिर आपका सवाल वहीं रह गया चाइना और रशिया। तो चाइना और रशिया घुटने घुटने इस जंग के अंदर शामिल हैं। अगेन इसकी एरियल ट्रेजेक्टरी से देखें तो ये एक रीजन की है, ये दो सिस्टम की जंग है, ये यूनिपोलैरिटी और मल्टीपोलैरिटी की जंग है। ये एससीओ, ब्रिक्स और शंघाई कॉरपोरेशन और ये हमारी और ग्लोबल नॉर्थ की जंग है। ये एक मुल्क के ऊपर नहीं है, अगली बारी किसी और की भी हो सकती है जो भी सामने इस तरह से खड़ा होगा। ठीक। जो फंक्शनल नसीम साहब हंस रहे थे तो मैं उसको थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि मुझे बहुत फख्र है जी कि हम मेरी फिलॉसफी में बच जाना बहादुरी है, मर जाना बहादुरी नहीं है। तो उसमें यह है कि हम ट्रंप को नोबेल प्राइज पहना के खुद आपस में हम जो एक दूसरे को कहे, हमें पता है कि इससे ज्यादा जो है वो बेलाकोस्ट चीज हो नहीं सकती, लेकिन आज हमारी ही डिप्लोमेटिक जो है वो इन्वेस्टमेंट का फायदा दूसरे मुल्क उठा रहे हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना हमें कोई फैंसी लगता है नोबेल प्राइज, वो अगर ओबामा को मिल सकता है, मारिया मचादो को मिल सकता है, तो बेचारे ट्रंप को क्यों ना मिले, मिल जाए उसको भी। तो हम फंक्शनल रिलेशन में सर्वाइव कर जाए। असल बात यह है कि असल जो मामला है वो उस साजिश को समझना है जो हो रही है एक्चुअली। अगर उसको आप समझ लेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे चलेंगे। मसला यही है नसीम साहब, बात सही है, अमेरिका ने गलती की थी,
अमेरिका को गलती भुगतना पड़ी और उस गलती का फायदा ईरान को मिला, लेकिन अब ईरान जो गलती कर रहा है उससे वो अपने फायदे को नलिफाई करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चीन और रूस घुटने घुटने उसके साथ जरूर होंगे, लेकिन जब वहां पर बमबारी होगी तो चीन और रूस खुलकर सामने नहीं आएंगे। बमबारी फेस करनी है ईरानियों ने, और ईरानी जो है वो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं कि जब उनके पास ना वो उस तरह का रडार सिस्टम है, ना वो उसको रोक सकते हैं। वहां पर जब जो तैयारे हैं अमरीकी वो अगर उनके सरों पर मंडला रहे हो और तबाही फैला रहे हो तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये वो एक पॉइंट है जिसको समझने की जरूरत है कि आप अपने खिलाफ साजिश को तो समझें, एक्चुअली साजिश है क्या। निशांत साहब, आपने बिल्कुल सही बात की है कि जो साजिश वाली बात, साजिश का तो जो आंसर नजर आ रहा है वो देखे ना कि मुसलमान मुल्क आपस में लड़ रहे हैं। कोई गल्फ में इस वक्त तबाही मची हुई है, लेकिन आप देखें कि अमेरिका में तो सुकून है, उनकी स्टेट्स तो मजे कर रही है, वहां पे तो कंसर्ट्स भी हो रहे हैं, हर तरह का वहां पे मामला चल रहा है। लेकिन गल्फ में प्रॉब्लम है। वैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने एक बात की थी, मैं थोड़ा कंफ्यूज था, वो एंड में मेरी कंफ्यूजन दूर कर दें। ये गल्फ के कंट्रीज गिनाते हुए उन्होंने पाकिस्तान और टर्की का नाम लिया था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था वहां पे। अच्छा, डॉक्टर साहिबा ने जो एक बात की ना, बड़ी खूबसूरत बात की है कि रास्ते अगर बने हो तो लोग उनके ऊपर तो चलना तो बड़ा आसान होता है, रास्ता बनाना पड़ता है। एक तो यूरोप में मैंने देखा कि यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर ना पेरेंटल कंट्रोल होता है, तो मेरे ख्याल से जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रम्प और दूसरे लोग मौजूद है ना, उसके ऊपर भी कोई पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए। सोशल मीडिया से लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी MOU साइन उसके लिए तो फिर ग्रैंड पेरेंटल कंट्रोल होगा नसीम साहब। अगर ट्रम्प साहब को भी जरूरत है उस पेरेंटल कंट्रोल की, तो अब उनकी तो पेरेंटिंग जो है वो ग्रैंड ट्रम्प जी बड़ी सीरियस बात है। मतलब दुनिया में जंग छिड़ी हुई है और आप इधर मुआहदा हो रहा होता है, उधर कोई और बयान आ रहा होता है, उसके बाद फिर कोई और बयान हो जाता है। जगह निकालनी पड़ेगी, आप सबको मिलकर रास्ता निकालना पड़ेगा। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जी ईरान गलती कर रहा है। मैंने तो देखा है, जो खबरें मैं देखता हूँ या पढ़ता हूँ, ईरान रिटेलिएट करता है। जब उसके ऊपर किसी भी गल्फ कंट्री से अटैक होता है उसके ऊपर, तो वो वापस रिटेलिएशन करता है। जैसे पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग हुई, भारत ने हमला किया, हम खामोश रहे, लेकिन एक लिमिट तक खामोश रहे, उसके बाद हमने रिटेलिएट किया तो हिंदुस्तान को दुम दबा के भागना पड़ गया। बहरहाल जो आपका सवाल है उसमें बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि इस साजिश को समझना चाहिए, क्योंकि सारी जंग जो है वो मुस्लिम ममालिक के अंदर, टर्की से लेके तो इजिप्ट, मिस्र, सब बीच में शामिल है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो ईरान थोड़े से तेवर दिखा रहा है, तो अगर हम थोड़ा सा तारीख में देख लें तो देखें कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कह के अमेरिका बाकी सारे यूरोपीय ममालिक को लेके इराक में दाखिल हुआ था, लेकिन उसके बाद टोनी ब्लेयर जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने माजरत की थी कि वहां पे कोई भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हमें नहीं मिले, हमारा वहां जाना गलती थी। उसी गलती को रियलाइज करते हुए नेटो ने इस दफा अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ जंग में ना जाने का फैसला किया। लेकिन नसीम साहब, जब से नेटो के सेक्रेटरी जनरल का वो बयान आया ना, जिस दिन से वो तुर्किया में मुलाकात के बाद जो बयान आया, उस दिन से ट्रंप के तेवर बदले एक्चुअली। तो वही देखे ना कि जब साथ नहीं दिया जा रहा तो नुकसान तो ईरान को हो रहा है, नुकसान तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को हो रहा है। इनको आपस में बैठ के मामला तय करने चाहिए और फिर बात बिल्कुल, फिर डॉक्टर साहब की बात मुझे बार बार कोट करनी पड़ी, क्योंकि माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म का उन्होंने तज्जिया किया है कि इन लोगों ने अगर कोई मुआहदे किए तो उसमें से निकलने की कोशिश करें, उसको ओपन करें, अपने रीजन की बात करें और मिल के जो है ये तमाम मामला का जो है उसका मुकाबला करें, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका से मुतालबात या मुज़ाकरात करने वाला मामला नहीं है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन तब सबको मिल बैठना पड़ेगा और कुछ ईरान को पीछे हटना पड़ेगा, कुछ अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा, कुछ इसराइल को पीछे हटना पड़ेगा। मामला तभी दुरुस्त होंगे। अगर इसी तरह मामला चलता रहा तो ये जंग तो मजीद बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका तो डॉक्टर शाजिया कहती हैं उसने तो अगर कोई टारगेट सेट किया है तो वो पलट कर दोबारा आएगा जब तक कि वो अपना मिशन कंप्लीट नहीं करता। इसराइल तो ईरान को देखना ही नहीं चाहता, ईरान के अलावा शायद पाकिस्तान को भी नहीं देखना चाहता, ये तो उसकी अपनी ख्वाहिशात हैं। अब मसला ये है कि हम R4 की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ये ईरान के बारे में अगरचे के नसीम साहब कहते हैं ये रिटेलिएशन है, लेकिन वो जो एक कॉरिडोर ओमान से बनाने की कोशिश की जा रही थी, अगर वो 2-4 जहाज गुजर जाते और सफारती सतह पर यह मामला उठाया जाता तो यह बेहतर ना होता एज कंपेयर टू। आपने वार्निंग शॉट्स भी नहीं दिए, आपने सिर्फ उनको डायरेक्ट शॉट किया है।
अब इस सूरत के अंदर ईरान की गलती बाहर तौर बनती है एक लिहाज से, और उसी के बाद उनको मौका मिल गया ट्रंप साहब को, वो बैकआउट करे और बैकआउट करके वो फिर अपने ट्रैक पे चले गए। अब मामला ये है कि ये जो आपस में मिल बैठने वाला मामला है, ये इस सूरत में कैसे मुमकिन होगा कि जब ईरान जो है वो तमाम खलीजी ममालिक के ऊपर दिन रात मिसाइल हमले कर रहा होगा, और उस सूरत के अंदर कहा जाए कि जी हम इत्तेहाद बना लें और ग्लोबल साउथ को हम कंट्रोल करने की कोशिश करें या उसके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करें, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देयर इज नो ग्लोबल साउथ। ये बेवकूफाना बातें छोड़ दे। क्या इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे हैं? और भाई अफगानिस्तान के दहशतगर्द आप पे हमला कर रहे हैं, वो इस्लाम ला रहे हैं पाकिस्तान में। आप रियलिटी में रहना, आप तो खुशफहमी में रहना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। मसला ये है, वो जो अफगानिस्तान से आते हैं दहशतगर्द, वो कहते हैं कि मुसलमान ही नहीं, आप पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। अब रियलिटी में आए ना, ये भाई रियलिटी क्या है उनके जेहन में, ही मैं तो जेहन बता रहा हूं। देखिए, देयर आर टू पाथ्स। अभी एक है पाथ ऑफ पीस और एक है पाथ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर। अगर पाथ ऑफ पीस लेना ना ईरान ने, तो उसके लिए और रास्ता है, और अगर जंग लेना है तो फिर यही रास्ता है। तो ये ईरान ने, मैंने तो पहले कहा था, ईरान हैज टू डिसाइड विच पाथ इट वांट्स टू गो। आपने कौन सा रास्ता तयन करना है। दूसरा, जो स्टेट्स क्राफ्ट होती है ना, जियो पॉलिटिक्स स्टेट्स का, उसमें याद रखिए एक सिंगल स्ट्रैटेजी, एक सिंगल स्टैंड, यानी एक सिंप में हिकमत अमली नहीं होती। वो मुख्तलिफ चीजें होती है। लड़ाई कर ली, कुछ हासिल कर लिया, अमन किया, इकोनॉमिक्स, ट्रेड, डिप्लोमेसी, मतलब उसके टूल बॉक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप खाली एक चीज पर चल पड़े ना, तो फिर उससे नुकसान होता है। आप देख ले हिटलर के साथ क्या हुआ जंग अजीम में, नेपोलियन के साथ क्या हुआ। जब आप खाली एक सिंगल स्टैंड पे चल रहे हो, मिलिट्री की तरफ चल पड़े या किसी और खाली इकोनॉमिक्स की तरफ, तो एक बैलेंस चाहिए आपको ओवरऑल दुनिया में जब आपने करना है। तो इसका आंसर ये है, शॉर्ट आंसर ये है कि ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप एक तरफ मिसाइल मारते हैं और गल्फ स्टेट्स को, दूसरा कहते हैं हमारे साथ कोई अलायंस करो। मैंने 2015 में मनामा डायलॉग अटेंड किया पर्सनली। मैंने आई वॉज दी ओनली वन फ्रॉम पाकिस्तान बाय द वे, और वो सारी डिस्कशन इस पे थी जिसमें दुनिया के 600 अकॉर्डिंग टू देम ग्लोबल थिंकर्स एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट आए थे। मैंने किताबें लिखी थी, जियो पॉलिटिक्स स्पेशली बुलाया था उन्होंने। वो उधर सारी डिस्कशन ये थी कि दुश्मन का नाम है ईरान। तो ये उधर के ख्यालात है। अब मैं गल्फ की बात कर रहा हूँ ना, सारे मोबाइल से दुनिया के, खाली वो उधर के लोग थे, बहुत से मुल्कों के लोग आए थे सिवाय ईरान के। जी, वो मैंने भी एक पाक अरब अमेरिकन कॉन्फ्रेंस जो ट्रंप साहब की ये जो फर्स्ट टेन्योर में रियाज में हुई थी, मैंने वो अटेंड की थी। वहां किसी सऊदी से आप बात करें, जरा सी बात करें, वो कहता है बात बाद में करेंगे, हो सकता है ईरान का जो है ना मिसाइल हमारी तरफ आ रहा है। वो इस हद तक थ्रेटेंड फील करते थे, और वहां प्रोपेगेंडा इस तरह है कि ईरान बस अभी हमलावर हुआ कि हमलावर हुआ। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप समझने कीजिए, पाकिस्तान, असल मसला पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी मीडिया पे हैं, तो आप अपना मसला समझे ना। पाकिस्तान में तसर गलत है, वो मीडिया भी हमारा गलत तसर देता है कि सारे मुसलमान ममालिक इकट्ठे मिलकर मुसलमानों के दुश्मनों से लड़े। और भाई पहले आपस अपने मसले तो पहले हल कर ले, दुश्मनों से आप बाद में लड़ना। पहले डिसाइड योर ओन इश्यूज। आप पहले ये तो तयन करें ना कौन क्या चाहता है। देखिए, ये नेशन स्टेट का जमाना है। पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट है, ईरान के अपने हैं, तुर्की के अपने हैं, ठीक है। उसमें कुछ कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ कॉमन इंटरेस्ट है हमारे, इजिप्ट के, सऊदीया के, गल्फ स्टेट के। पॉइंट ये है कि ईरान जिस स्ट्रैटेजी या पॉलिसी पे चल रहा है, उस पे वो कामयाब नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम यूनिटी की बात करो। एक तरफ आप हमला करे, दूसरा उनको साथ बनाए, ऐसे नहीं होता। तो दूसरा वो डोमिनेट भी नहीं कर सकता। ईरान के ये समझने की बात है। अभी तो आप जंग की बात कर रहे हैं ना। मैं आपको यहां तक बताता हूँ, एज ए जियो पॉलिटिशियन, एज ए जियो स्ट्रेटेजिस्ट, आई टीच दिस, मेरा सब्जेक्ट है, किताबें लिखता हूँ, अगली भी आर्टिकल लिखता हूँ कि देखें अगर अमेरिका निकल भी जाता है, इवन देन ईरान कैन नॉट डोमिनेट द मिडल ईस्ट। ये मेरा ख्याल है कोई सिग्नल्स का मसला है। नसीम साहब, आप अपनी बात को मुकम्मल कर लीजिए, मेरे पास सब टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, मुझे प्रोग्राम क्लोजिंग की तरफ जाना है। नहीं, मैं तो सिर्फ बात कर रहा था कि ब्रिगेडियर साहब को कह रहा था कि मीडिया पे तो इतना टोटल कंट्रोल के बाद भी आप मीडिया से खुश नहीं है। मीडिया तो कोशिश करता है कि जो मामला चल रहा है, डिफरेंट एनालिस्ट को बिठाता है, डिफरेंट एनालिस्ट अपनी वो तज्जिया देते। ठीक है नसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। यकीनन मीडिया तो कोशिश करता है कि तमाम जो आरा हैं वो आवाम के सामने रखी जाएं। आप सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं। जो इस वक्त सिचुएशन है, यकीनन ईरान को और जो हमारे इस वक्त जो मामलात हैं अरब कंट्रीज़ को, इन सब को मिल के कोई जॉइंट स्ट्रेटजी की तरफ जाना होगा। अमेरिका, इसराइल अपने मकासद के लिए काम कर रहे हैं, हमें अपने मकासद के लिए काम करना चाहिए, अपने मसाइल हल करने चाहिए। आपसी मसाइल हल होंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। डॉक्टर शाजिया साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नसीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कल नए मौजूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।